नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। बड़ी खबर है नेटो से जुड़ी हुई। नेटो पर बड़े हमले की तैयारी में रूस। पहली ब्रेकिंग। दूसरी ब्रेकिंग, क्रेमलिन ने नेटो देशों के 32 टारगेट चुने। तीसरी ब्रेकिंग, कुर्स्क का बदला नेटो से रूस लेगा। चौथी ब्रेकिंग, लॉन्ग रेंज मिसाइल से बड़े हमले की तैयारी है। और पांचवी ब्रेकिंग, आर्कटिक में वॉर रेडी मोड में है मिसाइलें। चलिए आगे आपको डिटेल में दिखाते हैं कुर्स्क की जंग का हाल। कुर्स्क की जंग का अंत करने के लिए रूस ने सबसे बड़ा रणनीतिक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन यह ऑपरेशन कुर्स्क तक सीमित नहीं है। इसकी जद में यूरोप के 5 देश आ चुके हैं। फिलहाल ऑपरेशन का पहला चरण शुरू हो चुका है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ पुतिन के स्पेशल बॉडीगार्ड ने व्यूह रचना कर दी है, जिसमें घेर कर यूक्रेनी सैनिकों को मारा जा रहा है। लीक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के बाद यूरोप पर हमले शुरू किए जाएंगे। देखिए क्या है पुतिन की कुर्स्क रणनीति, जिससे यूरोप का मानचित्र बदल सकता है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना का दायरा बहुत बढ़ गया है। आलम यह है कि अब कुर्स्क की इमारतों से रूस के झंडे उतारे जा रहे हैं और रूस के पत्रकार कुर्स्क से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सुजा की प्रशासनिक इमारत है। इस इमारत से यूक्रेन के सैनिक रूसी झंडा उतार रहे हैं। ठीक इसी जगह से खड़े होकर यूक्रेन की एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही है। बीते 7 दिन से कुर्स्क में यही आलम है, लेकिन बीते 24 घंटे में युद्ध की लहर पलट चुकी है। पुतिन सेना ने कुर्स्क का सबसे भयंकर प्रतिशोध शुरू कर दिया है। कुर्स्क की सड़कों पर दौड़ते यूक्रेनी सैन्य वाहनों का स्वागत कामिकाजे ड्रोन विस्फोट से किया जा रहा है। कुर्स्क में रूस की सेना ने 24 घंटे के अंदर ही बाजी पलट दी है। यूक्रेन की सेना के बढ़ते कदम अब धीमे पड़ने लगे हैं और इसकी वजह है रूस की बारूदी बरसात। रूस की सेना ने ATGM और मैनपैथ से यूक्रेन के कब्जे वाले कुर्स्क के इलाकों में यूक्रेनी पोस्ट पर हमले शुरू कर दिए हैं। कुर्स्क की जंग जीतने के लिए रूस ने अपनी ड्रोन ब्रिगेड, आर्टिलरी, इन्फैंट्री, वायुसेना, मिसाइल फोर्सेस को मोर्चे पर उतार दिया है। ये सभी मिलकर यूक्रेनी फौज पर हमले कर रही हैं। लेकिन पुतिन का कुर्स्क प्रतिशोध केवल इतना नहीं है। इसका दायरा कुर्स्क की आजादी या यूक्रेन विजय तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस ने नेटो के साथ जंग की तैयारी पूरी कर ली है। कुर्स्क जीत के साथ ही नेटो से जंग शुरू हो सकती है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने ICBM की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही रूसी नेवी ने यूरोप के 32 शहरों पर एटमी हमले का अभ्यास पूरा कर लिया है। ये सब तैयारी कुर्स्क की जीत के लिए ही की जा रही है। कुर्स्क की जंग के 7 दिन बीतने के बाद 13-14 अगस्त को रूस ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुर्स्क की जंग में रूस ने बड़ी वापसी की है। इन हमलों में यूक्रेन के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। 13 अगस्त को एक बार फिर यूक्रेन ने कुर्स्क के परमाणु प्लांट के करीब हमला किया। यूक्रेनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बेलारूस से बड़े पैमाने पर हथियार कुर्स्क पहुंचाए गए हैं। 24 घंटे में रूसी सेना ने कुर्स्क के 7 गांव और कस्बों में बड़ी बढ़त हासिल की है। जंग में रूस की वापसी कराई है पुतिन के बॉडीगार्ड रह चुके काला सूट और काला चश्मा पहने इस कमांडर ने। पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती दौर में यह सुरक्षा घेरे में कमांडर रहा है। इस कमांडर का नाम है एलेक्सी द्यूमिन। पुतिन ने कुर्स्क की जंग की कमांड एलेक्सी को सौंपी है।
कुर्स्क में रूसी सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी एजेंसी, रीजनल अथॉरिटी सब ड्यूमिन को रिपोर्ट कर रही हैं। ड्यूमिन ही कुर्स्क के युद्ध की पूरी रणनीति बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में ड्यूमिन ने कुर्स्क की जंग में बड़ी बढ़त दिलाई है और ड्यूमिन का असली प्लान क्या है, ये जानिए। और ड्यूमिन के प्लान के तहत ही ऑपरेशन कुर्स्क शुरू किया गया है। 13 अगस्त की दोपहर तक यूक्रेन ने कुर्स्क के 74 गांवों पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 13 अगस्त की शाम को रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के तहत मार्टिनोवका कस्बे को यूक्रेनी कब्जे से आजाद करा लिया गया। रूस का दावा है कि 24 घंटे में से 36 वर्ग किलोमीटर इलाका जीता जा चुका है। ड्यूमिन ने यूक्रेनी सेना को घेर कर मारने की रणनीति बनाई है। यूक्रेन ने सूमी की तरफ से कुर्स्क और बेलगोरोद पर हमला किया। ड्यूमिन के प्लान के तहत ईस्टर्न फ्रंट लाइन से कुर्स्क पहुंची रूसी सेना ने सूमी बॉर्डर पर दोहरी सुरक्षा दीवार बना दी है, यानी यूक्रेन से कोई रूस में नहीं घुस सकता और रूस से यूक्रेन नहीं लौट सकता। इसके साथ ही रूसी सेना ने अर्ध गोलाकार व्यूह रचना करके रूस में घुसी यूक्रेनी फौज को घेर लिया है। अब रूसी फौज इस चक्रव्यूह में फंसी सेना को पीछे धकेल कर मार रही है। रूस ये मानता है कि कुर्स्क पर हमला करने की रणनीति बनाने वाले अमेरिका और यूरोप के देश हैं और इसीलिए कुर्स्क की जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमला करने से पहले यूएस को जानकारी नहीं दी थी। लेकिन रूस ये जानता है कि जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है, बल्कि जो दिख रहा है वो सच है। रूस ने कुर्स्क के प्रतिशोध की बड़ी तैयारी कर ली है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 ने एक डॉजियर के आधार पर यह दावा किया है। डॉजियर में 29 पेज की दर्ज रिपोर्ट लीक हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक नेटो से युद्ध की स्थिति में रूस यूरोप के 32 ठिकानों पर परमाणु हमले की तैयारी कर चुका है। रूस की नॉर्दर्न कमांड ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का अभ्यास किया है। शुरुआत में यूरोप के 32 ठिकानों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले किए जाएंगे। रूस की नॉर्दर्न कमांड ने 13 अगस्त को नॉर्थ सी में 32 ठिकानों पर हमलों का अभ्यास किया है। डॉजियर के लीक पन्नों के मुताबिक रूस यूरोप के 5 देशों पर सबसे पहले हमला करेगा। इनमें पहला ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और एस्टोनिया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के कैम्ब्रिया में नेवी शिपयार्ड, एडिनबरा का रॉसेट शिपयार्ड, हल शहर सहित कई ठिकानों पर रूस के मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसके साथ ही फ्रांस और जर्मनी के 5-5 सैन्य ठिकाने और नॉर्वे के 3 सैन्य ठिकाने रूस का पहला टारगेट है। कुर्स्क की जंग जीतने के बाद यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए रूस निर्णायक कदम की तैयारी में है और पुतिन का निर्णय तीसरे विश्व युद्ध के प्लान पर मोहर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस की राजधानी के मॉल में भयंकर आग लग गई। क्रेमलिन को यूक्रेन के ड्रोन हमले का अंदेशा है। मॉस्को का रियो मॉल आग से धू-धू कर जलता हुआ दिखा। भारी नुकसान हुआ। मॉल से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। तो अरब में हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि अब परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मिडिल ईस्ट में कभी भी एटमी युद्ध शुरू हो सकता है। पहले इजराइल ने सीक्रेटली एटमी टेस्ट किया, फिर ईरान ने न्यूक्लियर स्ट्राइक की धमकी देकर खौफ बढ़ा दिया, जबकि पेंटागन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि ईरान कभी भी बहुत बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है। क्या ईरान इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी में है? अगर ऐसा हुआ तो अरब से उठा बारूदी जलजला पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। काउंटडाउन शुरू हो गया है।
कभी भी किसी भी वक्त ईरान के सीक्रेट मिसाइल लॉन्च पैड से हमला हो सकता है। और हमला इस बार सिर्फ ऑर्डिनरी मिसाइल या फिर ड्रोन से नहीं, बल्कि न्यूक्लियर मिसाइल से होने का अंदेशा है। जैसे ही ये अलर्ट पेंटागन ने जारी किया, तेल अवीव में कोहराम मच गया। आखिर क्यों अरब परमाणु युद्ध की खाई में धंसता जा रहा है? इसकी वजह समझाएं, उससे पहले देखिए, अगर इजराइल में हमला हुआ तो कैसी होगी तबाही। ये हिरोशिमा और नागासाकी में साल 1945 में अमेरिका द्वारा 6 और 9 अगस्त को गिराए परमाणु बम के बाद तबाही की तस्वीरें हैं। अगर इजराइल में हमला हुआ तो इससे कई गुना ज्यादा तबाही दस्तक दे सकती है। यानी इजराइल पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इजराइल पर हमले का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एक दिन पहले इजराइल ने सीक्रेट एटमी परीक्षण किया है। अब पलटवार के लिए ईरान भी परमाणु परीक्षण कर सकता है, लेकिन वो एक कदम आगे जाकर इजराइल की धरती पर एटमी टेस्ट कर सकता है। खतरा इतना बढ़ गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कारणों से अपनी यात्रा स्थगित कर दी। ईरान की एटमी तैयारी से अमेरिका और इजराइल समर्थक देशों में खलबली मची हुई है। इस बीच अमेरिका ने लंबे समय से रोके हुए $20 बिलियन के हथियार ट्रांसफर कर दिए हैं। अमेरिका ने कहा कि खतरे को देखते हुए ईरान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी उसने एक बार फिर से शुरू कर दी। जासूसी के लिए ईरान के पास तैनात युद्धपोत से सर्विलांस विमान और ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि पेंटागन ने जो अलर्ट जारी किया है उसमें कहा गया है ईरान कब हमला करेगा इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ईरान की तैयारियों से साफ है कि वो बहुत बड़ी तबाही की तैयारी कर रहा है। जबकि जवाबी हमले के लिए अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत वॉर रेडी कर दिए हैं। वॉरशिप से फाइटर जेट उड़ान भरने के लिए तैयार है। अगर इजराइल पर हमला हुआ तो कुछ मिनटों में जवाबी एक्शन के लिए अमेरिका पूरी तरह से तैयार है। फारस की खाड़ी में अमेरिका के 2 युद्धपोत पहले से ही तैनात हैं, जबकि 2 युद्धपोत लाल सागर से ओमान की खाड़ी पहुंच रहे हैं। खतरे को देखते हुए ईरान ने फिर से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया है कैसे वो अमेरिकी युद्धपोत की जासूसी कर रहा है। यानी अमेरिका ने अगर जरा भी हलचल की तो ईरान के निशाने पर इजराइल के अलावा अमेरिकी युद्धपोत भी आ सकते हैं। और ईरान के संभावित हमले को देखते हुए अमेरिका ने ईरान पर हमले की प्लानिंग कर ली है। पेंटागन का अलर्ट है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ईरान इजराइल पर हमला करके न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ईरान ने न्यूक्लियर सेंटर के लॉन्च पैड पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दी है। इसके अलावा एटमी ठिकानों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी लगा दी है। अब अमेरिका ने जासूसी के लिए सर्विलांस ड्रोन भेजे हैं, जिससे तेहरान और फोर्दो सेंटर की तस्वीरें अमेरिका के पास पहुंच गई हैं। इनके अलावा इस्फहान और नतांज एटमी ठिकानों पर अमेरिका हमला कर सकता है। फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत से F-18 वॉरशिप पर उड़ान को तैयार है, जबकि इससे पहले भेजे अमेरिकी ड्रोन को ईरान ने इंटरसेप्ट कर लिया था। ईरान ने जो कहा है उसका सबूत भी अमेरिका के पास है। ये ईरान के टोही विमान की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें टोही विमान की स्पीड 852 किलोमीटर प्रति घंटे दिख रही है।
जो 34,000 फीट पर उड़ान भरकर अमेरिकी युद्धपोत की तस्वीरें ले रहा था। जबकि ईरान की धमकी के जवाब में अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट से F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने उड़ान भरी। ईरान के एयर स्पेस के एकदम करीब जा पहुंचे, जो लगातार लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि भूमध्य सागर से लेबनान इजराइल पर हमला कर सकता है और फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान ड्रोन स्ट्राइक करने की तैयारी में है। ईरान की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए ईरानी प्रॉक्सी भी तैयार है। ईरान में हमास के प्रतिनिधि खालिद कदौमी ने एक इंटरव्यू में कहा है, निश्चित रूप से ईरान बदला लेगा। इजराइल की जमीन पर तबाही के अंगारे तब तक नहीं दिखेंगे जब तक इस्माइल हानिया की मौत का बदला पूरा नहीं होगा। यह हमला यहूदियों की धरती को दहला कर रख देगा। हमास, हिजबुल्लाह और हूती को पूरा भरोसा है कि बहुत बड़ा हमला होगा। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं वो बहुत बड़ा हमला न्यूक्लियर अटैक तो नहीं होगा। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान परमाणु बम करीब करीब बना चुका है, यानी ईरान अमेरिकी धमकी के बाद भी परमाणु प्रोग्राम को बढ़ाता रहा और इसके पीछे 3 नाम सामने आ रहे हैं। मोहम्मद इस्लामी, जो ईरान में परमाणु ऊर्जा संगठन के चीफ हैं, इन्हीं की निगरानी में ईरान ने सीक्रेटली अपना परमाणु प्रोग्राम जारी रखा। इसके अलावा दूसरे हैं सईद बोरजी, चीफ केमिकल इंजीनियर, सीक्रेट न्यूक्लियर लैब की कमान इन्हीं के हाथों में रही है। और तीसरे शख्स हैं जनरल रेजा मोजाफरिनिया, न्यूक्लियर लैब के डिप्टी चीफ, जिनके पास डेटोनेटर के डेवलपमेंट का जिम्मा रहा है। ये तीनों पिछले 3 साल से काफी सक्रिय हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह खमेनी की सरपरस्ती में 2018 में बैन हुए परमाणु प्रोग्राम को पिछले 3 साल से लगातार चला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब अमेरिका और परमाणु कार्यक्रम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी भी यह मानने को मजबूर है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं और कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इजराइल को एक बड़ी धमकी दी है। ईरान का पहला मिशन सिर्फ इजराइल की तबाही है, ये कहा है खामेनी ने। ईरान की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हानिया की शहादत का बदला लेकर रहेगा ईरान, ये कहा है खामेनी ने। तो इजराइल में ईरान का हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को अभी से ही दहलाना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह, हमास और हूती ने पिछले 24 घंटे में इजराइल और अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल में सबसे विध्वंसक हमला हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने कुछ ही घंटों में इजराइल में 400 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें दाग दी। सवाल यही है कि आखिर अचानक ईरानी प्रॉक्सी इतना खतरनाक क्यों हो गया है? इसका जवाब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में है। ईरान इजराइल जंग की आग को अब तक रूस और चीन ही भड़का रहे थे, लेकिन अब इसमें तुर्की की भी एंट्री हो गई है। ईरान और उसके प्रॉक्सी के साथ पुतिन, जिनपिंग और एर्दोआन आ गए हैं। 3 बड़े देशों के समर्थन के बाद ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को कई मोर्चे से जलाना शुरू कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी का वज्रपात परमाणु विनाश की वजह बनने जा रहा है। पुतिन, जिनपिंग और एर्दोआन की वजह से अरब युद्ध की ज्वाला कितनी विकराल हो चुकी है, ये आपको बताएंगे।
लेकिन उससे पहले 24 घंटे में हुए ईरानी प्रॉक्सी के विस्फोट की रिपोर्ट देखना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में ईरानी प्रॉक्सीज ने कई मोर्चे से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के साथ हमास और हूती के गठबंधन ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा जख्म दे दिया है। हिजबुल्लाह ने गैलिली में एक के बाद एक 25 रॉकेट दागे। टारगेट पर इजरायली सेना के ठिकाने थे। इजराइल के मेरोन में भी हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेटों से धावा बोला। हमले में मेरोन बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हाइफा में 50 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए। इजरायली एयर डिफेंस ने तमाम रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 1 दर्जन रॉकेट अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। किरियत शमोना में हिजबुल्लाह ने 80 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमले में इजरायली सेना के 2 ठिकाने और एक रडार स्टेशन तहस नहस हो गया। गोलन हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ के बेस को भी टारगेट किया गया। 30 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए। अटैक में बेस पर मौजूद निगरानी टावर और 2 आयरन डोम तबाह हो गए। नहारिया में 100 रॉकेट फायर किए गए। इजराइल ने ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ रॉकेटों ने इमारतों को हिट किया। हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। मैतूला में भी 70 रॉकेट दागे गए। ज्यादातर रॉकेट खेत में जाकर गिरे, इसलिए इजराइल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल में हिजबुल्लाह का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला माना जा रहा है। क्योंकि हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहली बार कुछ ही घंटों में इजराइल में 400 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के इसी रॉकेट वज्रपात के बाद उत्तरी इजराइल के बड़े शहर विनाश की लपटों में घिर गए। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। और ईरानी प्रॉक्सी के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि वो अचानक खतरनाक और खूंखार इसलिए हो गए हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के अलग अलग और ताकतवर देशों से समर्थन मिल रहा है। सबसे पहला देश है रूस। रूस ईरानी प्रॉक्सी को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने वैगनर लड़ाकों को ईरानी प्रॉक्सी के लिए युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया है। इसके अलावा सीरिया में मौजूद रूस ने अपने कई हथियार गोदामों को ईरानी प्रॉक्सी को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। ईरान और उसके प्रॉक्सी को समर्थन देने वाला दूसरा शक्तिशाली देश है चीन। चीन भी रूस की तर्ज पर लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन हिजबुल्लाह और हूती को रॉकेट की खेप भी पहुंचा रहा है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह और हूती जंग के मैदान में अब भी पूरी मजबूती से टिके हुए हैं। लेकिन अब रूस और चीन के बाद अरब युद्ध में तीसरे बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है और ये प्लेयर है तुर्की। तुर्की ने ईरानी प्रॉक्सी को एयर डिफेंस दे दिया। आज ही रिपोर्ट आई है कि तुर्की ने ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए इराक में अपने रणनीतिकार भी भेज दिए। रूस, चीन और तुर्की की मदद से हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती और हमास के हौसले भी 7वें आसमान पर हैं। हूती और हमास का भी बारूदी एक्शन शुरू हो गया है। हूती ने लाल सागर में कई जगहों को टारगेट करने की कोशिश की। इस बात से क्रोधित अमेरिका ने हूती के 2 जहाजों को तबाह कर दिया। लाल सागर में हूती लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका हूती की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर चुका है।
उधर हमास मई के बाद पहली बार इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल विस्फोट करने में कामयाब रहा। तेरह अगस्त को हमास ने तेल अवीव में 2 मिसाइलें फायर की। हमास के मुताबिक दोनों मिसाइलें विस्फोट करने में कामयाब रही। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसने हमास की दोनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। तेल अवीव में जो 2 धमाके सुने गए वो हमास की मिसाइल को तबाह करने वाले धमाके थे। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया। सीरिया का हमला कामयाब नहीं हो सका, लेकिन इराक में मिसाइल ने अमेरिकी बेस की इमारत को हिट किया। इमारत का एक हिस्सा बर्बाद हो गया। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को जख्म दिया तो आईडीएफ ने भी कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले किए। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने एक कार को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए। लेबनान के कुनीन में इजरायली एयरफोर्स ने व्हाइट फास्फोरस बमों की बरसात की। दक्षिणी लेबनान में ही इजराइल ने हिजबुल्ला के 2 रॉकेट लॉन्चर को जलाकर भस्म कर दिया। इजराइल और अमेरिका ईरानी प्रॉक्सी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस, चीन और तुर्की की मदद से ईरानी प्रॉक्सी इतने खूंखार और खतरनाक हो चुके हैं कि उन्हें रोक पाना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और हमास का तेल अवीव पर रॉकेट से हमला। अल कस्साम ब्रिगेड ने हमले का दावा किया है। गाजा से तेल अवीव पर M90 रॉकेट से हमला किया गया। हमास के एक रॉकेट को समंदर में तबाह कर दिया। उधर जापान की सेना के टॉप अफसर कुछ वक्त पहले अमेरिका के एक मिलिट्री बेस पर पहुंचे थे। जानते हैं क्यों? अमेरिका की डिफेंस शील्ड यानी टाइफून मिसाइल सिस्टम के बारे में जानने के लिए। आखिर ये सुरक्षा कवच कैसे ऑपरेट करता है ये पता करने के लिए। दरअसल ये आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही अमेरिका टाइफून मिसाइल बैटरी को जापान में तैनात कर सकता है। और ऐसा करने के पीछे का मकसद है रूस, चीन के ब्रह्मास्त्रों का सर्वनाश करना। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का सुरक्षा कवच अब जापान का बनेगा रक्षक। डिफेंस और अटैक की ताकत यूएस टाइफून बेहद विनाशक। चीन रूस के ब्रह्मास्त्रों का काल, वॉर जोन में बारूदी भूचा। जिस तरह अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर हवाई हमले को आसमान में नेस्तनाबूद कर देता है, उसी तरह अमेरिका का एक और सुरक्षा कवच अब जापान में ऐसा बारूदी चक्रव्यूह बनाएगा जिसे तोड़ पाना नामुमकिन होगा। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की टाइफून मिसाइल डिफेंस। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जापान को यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम दे सकता है। टाइफून बैटरी की तैनाती चीन रूस के बॉर्डर पर होगी। टाइफून मिसाइल सिस्टम अटैक और डिफेंस में सक्षम है। टोमाहॉक और SM-6 जैसी क्रूज मिसाइलें दाग सकता है। दरअसल जिस तरह यूक्रेन और ताइवान को लेकर रूस और चीन के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ रहा है, आपको बता दें कि ये दोनों मुल्क अपनी घातक मिसाइलों के लिए कुख्यात हैं। ऐसे में जापान समेत पैसिफिक रीजन में अमेरिका के इलाकों या फिर मिलिट्री बेस पर हमला ना हो, इसे देखते हुए अमेरिका ने जापान में टाइफून मिसाइल सिस्टम को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें अमेरिका के मिलिट्री बेस की हैं, जहां जापान की सेना से जुड़े लोग टाइफून मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखने पहुंचे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्द ही टाइफून बैटरी की डिलीवरी जापान को हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और 24 घंटे पहले इजरायली कैबिनेट के मंत्री बेन ग्वेर अल अक्सा मस्जिद के प्रतिबंधित हिस्से में दाखिल हुए।
उनके साथ हजारों इजरायली नागरिक मौजूद थे। नेतन्याहू के मंत्री का यह फैसला इजरायल को बैकफायर कर गया। अमेरिका ने इसे अरब में युद्ध भड़काने वाला कदम माना है। मुस्लिम वर्ल्ड इजरायल के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग कर रहा है, जिसके बाद हमास ने तेल अवीव पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। डर है कि इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला हो सकता है। बीते 24 घंटे से हमास इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है। तेल अवीव को दहलाने की कोशिश कर रहा है। दावा है कि हमास इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला कर सकता है। इसकी वजह है हमास के लड़ाकों का आग बबूला होना। हमास के क्रोध की वजह यह तस्वीर है। ये इजरायल के कैबिनेट मंत्री बेन गुवेर हैं। 13 अगस्त के दिन बेन गुवेर अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश कर गए। इस दौरान नेतन्याहू के मंत्री अकेले नहीं थे, उनके साथ इजरायली नागरिकों की भीड़ भी मौजूद थी। दरअसल बेन गुवेर हजारों यहूदियों के साथ जिस जमीन पर खड़े हैं वो अल-अक्सा मस्जिद का प्रतिबंधित हिस्सा है। यहाँ सालों से इजरायली नागरिकों की एंट्री बैन है। 70 ईसा पूर्व रोमन शासकों ने यहूदियों के प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया था। ईसा की याद में हर साल यहूदी तीशा बेअब यानी यहूदी शोक दिवस मनाते हैं। 13 अगस्त को बेन गुवेर शोक दिवस मनाने के लिए अल-अक्सा मस्जिद परिसर में दाखिल हुए। बेन गुवेर के साथ 1600 से ज्यादा इजरायली नागरिक भी शामिल थे। इस दौरान इजरायली मंत्री लोगों के साथ जश्न में झूमते नाचते गाते नजर आए। कई घंटों तक इजरायली यहां घूमते चहलकदमी करते रहे। अल-अक्सा मस्जिद में मौजूद इजरायली नागरिकों ने पारंपरिक अंदाज में प्रार्थना भी की। दावा है कि कुछ इजरायली अल-अक्सा मस्जिद की इमारत में भी घुस गए। यहां उन्होंने फिलिस्तीनियों पर हमला कर दिया। कई फिलिस्तीनियों के साथ मारपीट की, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। ये अल-अक्सा मस्जिद के अंदर की तस्वीरें हैं, जिसमें कुछ लोग एक शख्स को पीटते दिख रहे हैं। दावा है कि झुंड बनाकर हमला करते ये इजरायली नागरिक हैं। इसके बाद कुछ पुलिसकर्मी इनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं तो ये भाग निकलते हैं। इजरायली मंत्री के इस कदम ने गाजा की जंग में नया टर्न ला दिया है। कई जगहों पर फिलिस्तीनी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू के मंत्री के इस कदम ने गाजा की जंग को भड़का दिया है। हमास लड़ाके लगातार तेल अवीव पर रॉकेट हमले कर रहे हैं। ये हमास के रॉकेट हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में हमास लड़ाके M90 रॉकेट से फायर करते नजर आ रहे हैं। ये हमले इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर किए गए। अल-अक्सा विवाद गरमाने के बाद हमास की कैद में मौजूद बंधकों पर भी संकट गहराने लगा है। हमास की गिरफ्त में मौजूद एक बंधक को हमास लड़ाके ने गोली मार दी। इसकी जानकारी खुद अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से दी गई। बंधक को गोली मारने की वजह साफ नहीं है। माना जा रहा है कि यह अल-अक्सा मस्जिद का रिएक्शन है। अमेरिका ने बेन गुवेर की इस हरकत को उकसाने वाला कदम बताया है और बेंजामिन नेतन्याहू से कड़े एक्शन की मांग की है, जिसके बाद नेतन्याहू ने भी लेटर जारी कर इस घटना की निंदा की है। नेतन्याहू ने लिखा, टेम्पल माउंट से जुड़े नियम बनाने के अधिकार सरकार के पास हैं। इस पर किसी भी मंत्री की निजी नीति नहीं चलेगी। टेम्पल माउंट पर इजरायल की नीति नहीं बदली है। ये घटना एक गलत संदेश देने वाली है। इजरायली वॉर कैबिनेट ने हाल ही में एक फैसला किया था, जिसमें टेम्पल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पर रोक हटा दी गई थी। इजरायली मंत्री बेन गुवेर ने इस फैसले पर मोहर लगाई थी। माना जा रहा है कि नेतन्याहू शुरू से इसके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कड़ा कदम उठाने में देर कर दी।
गाजा इजराइल की जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र निर्माण को पूरा समर्थन देने का वादा कर दिया है। रूसी नहीं, मुस्लिम देशों से भी स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग तेज हो गई है। साफ है, इजराइल गाजा की जंग के बाद फिलिस्तीन में भी युद्ध के शोले भड़क सकते हैं। लेकिन इस बार इजराइल के खिलाफ न सिर्फ मुस्लिम देश खड़े दिख रहे हैं, बल्कि उसका मित्र देश अमेरिका भी उसके साथ नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब बात शेख हसीना की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान के बाद बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा है। TV9 भारतवर्ष दुनिया का पहला न्यूज चैनल है जो इस द्वीप के करीब पहुंचा है और यहां से इसकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन, इस पर जारी विवाद की जानकारी दी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष झा ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है इसका इतिहास और विवाद। TV9 उस आइलैंड के बेहद करीब है। आखिर सेंट मार्टिन आइलैंड अचानक विवादों में क्यों आया? क्या है इसका महत्व? संवाददाता मनीष झा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ये जानने की कोशिश की। पूरी दुनिया की नजर जिस आइलैंड को लेकर है, आज TV9 उस आइलैंड के बेहद करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर। वो आइलैंड जिस पर अमेरिका की नजर है, वो आइलैंड जिसे लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह कहा कि अगर उस आइलैंड को उन्होंने अमेरिका को दे दिया होता तो वो अपनी गद्दी पर आज भी बनी होती। TV9 भारतवर्ष की टीम ने बांग्लादेश के लोगों से भी बात की। कुछ आने में दिक्कत होती है। अच्छा, इधर क्यों का दिक्कत हो रही है? क्योंकि मतलब ये तो सरकार का पता होगा, लेकिन हम जो पता लगाए वो आपको कहना चाहती हूँ कि जो म्यांमार है ना, उसकी बॉर्डर हमारे बॉर्डर के पास है, तो बंदूक से गोली चलाती है तो लोग डर जाती है, इसलिए जाने में तकलीफ होती है। सेंट मार्टिन आइलैंड शेख हसीना के बयान से विवादों में आया। शेख हसीना ने जो कहा उसकी वजह है इस आइलैंड के लोकेशन। सेंट मार्टिन द्वीप बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर के करीब पड़ता है। ये बांग्लादेश के कॉक्स का बाजार तकनाफ पेनिनसुला से 9 किलोमीटर दूर है। चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के करीब होने से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। दुनिया की आगे जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक डिसाइड होगा, और इसलिए क्योंकि यहाँ से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर सेंट मार्टिन आइलैंड है, और बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भारत और हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र, ये सब कुछ सेंट मार्टिन आइलैंड के अमेरिकी बेस बन जाने के बाद अमेरिका के नियंत्रण में या निगरानी में हो सकता है, और इसीलिए इस जगह की सबसे अधिक खासियत है। फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने अभी किसी भी विदेशी को वहां जाने से मना कर दिया है। शेख हसीना के बयान के बाद विवादों में आए इस द्वीप पर विवाद भी है। म्यांमार आर्मी यहां अपना दखल बढ़ा रही है। 18वीं सदी में अरब के व्यापारी इस द्वीप पर आए। इस द्वीप को तब नारिकेल जंजीरा यानी नारियल का द्वीप नाम दिया गया। सन 1900 में ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बंगाली और म्यांमार के रखाइन मछुआरे यहां आकर बसे। इसके बाद चटगांव के डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर इसे सेंट मार्टिन आइलैंड नाम दिया गया। म्यांमार बांग्लादेश के बीच इस द्वीप पर टकराव है और शेख हसीना के बयान के बाद यह द्वीप फिर चर्चा में है। बांग्लादेश म्यांमार सीमा से TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और अब बात एक बहुत दिलचस्प खबर की। ये बात है गन एंड गोड डील की। वो डील जो रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुई है। पुतिन ने किम जोंग उन को बारूद के बदले बकरियों की डिलीवरी कर दी है। सवाल यही है कि आखिर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और उनके देश को बकरियां क्यों चाहिए? रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन में नई डील हो गई है। इस डील का नाम है गन एंड गोड डील। इस डील के तहत रूस ने उत्तर कोरिया को 447 बकरियों की डिलीवरी कर दी है। रूस की ये बकरियां उत्तर कोरिया के रासोन शहर में पहुंचा दी गई हैं।
माना जा रहा है कि पुतिन ने किम जोंग को खुश करने के लिए ये बकरियां दी हैं। दरअसल उत्तर कोरिया रूस को यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है। उत्तर कोरिया की मिसाइलों से रूसी सेना यूक्रेन से मोर्चा ले रही है। इसके बदले अब पुतिन ने उत्तर कोरिया को 447 बकरियां दी हैं। सवाल यही है कि आखिर रूस ने उत्तर कोरिया को बकरियां क्यों दी? उत्तर कोरिया में इन बकरियों का क्या होगा? दरअसल उत्तर कोरिया की कुल आबादी 2 करोड़ 60 लाख है। इनमें से 1 करोड़ 70 लाख लोग कुपोषित हैं। कुपोषण की वजह से उत्तर कोरिया के 18% बच्चों का सही से विकास नहीं हो पा रहा है। कोरोना महामारी के बाद उत्तर कोरिया में कुपोषण की समस्या ने विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। अब किम इसी समस्या का हल तलाश रहा है। कुपोषित लोगों को रूस से आई बकरियों के दूध और डेयरी प्रोडक्ट दिए जाएंगे, जिससे कुपोषण में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस से उत्तर कोरिया को बड़ी तादाद में बकरियां मिलने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।